आज सुप्रीम कोर्ट पर एक बार फिर सबकी निगाहें टिकी होंगी क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से नए वक्फ कानून पर सुनवाई करने जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे के बाद यह पहली सुनवाई होगी। इससे पहले 17 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें किसी भी तरह की वक्फ संपत्ति को डी नोटिफाई करने पर अंतरिम रोक थी। साथ ही सरकार को आदेश दिया था कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति ना हो। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि इस कानून का मकसद यह है कि सरकार के पास वक्फ प्रॉपर्टी की जानकारी हो। इसकी आमदनी से अनाथ, पसमानदा, गरीब, महिलाओं आदि वर्ग को फायदा मिलेगा और यह देश के मुसलमानों के हक में है। तो ये कानून इसलिए संशोधन किया गया कि इस जितनी देश में वक्फ की प्रॉपर्टी हो उसका सरकार के पास जानकारी हो और उसकी जानकारी के साथ उसकी जो इनकम हो। कोई जब व्यक्ति या कोई वाकिफ अपना वक्फ करता है तो उसका इंटेंशन यही होता है कि इसकी इनकम से गरीब को, पसमानदा को, ओबीसी को, खवातीन को, अनाथ को, बच्चों को फ़ायदा मिलेगा एजुकेशन में, हेल्थ में। आज वो खुर्द-बुर्द हो रहा है। जहाँ जस्टिस सच्चर ने 2006 में कहा था कि 4.5 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी है और 12,000 करोड़ इसकी आमदनी होनी चाहिए, केवल 163 करोड़ है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को खुद पास्ट में कर चुकी है। वो मानती कि वक्फ बोर्ड इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी, इट इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी। तो वो होगा वक्फ बाय यूजर में भी। फ्यूचर में जो भी होगा उसको एक डीड रखना होगा, वामसी पोर्टल पर लाना होगा। तो मुझे लगता है विधिसम्मत कानून है और देश के मुसलमानों के हक में है। वक्फ संशोधन बिल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वक्फ कानून संविधान विरुद्ध है, इसने हमारे हितों को नुकसान पहुंचाया, हमें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है, चूँकि ये पूरी तरीके से संविधान के विरुद्ध है और संविधान के अंदर जो हमें दिए हुए अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात है। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से हुई धर्म संसद को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, धर्म संसद का मकसद मुसलमानों के लिए डर का माहौल पैदा करना है। 1000 साल बाद भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। जो लोग हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख रहे हैं उनका ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद की जो धर्म संसद लखनऊ में हुई है, इस तरह की धर्म संसद करने का मकसद मुसलमानों को डराना और धमकाना है। और इसके अलावा धर्म संसद से और कोई समाज को ताकत मिले या समाज में सुधार पैदा हो, ये मकसद नहीं होता है। इससे पहले हरिद्वार में धर्म संसद हुई, उसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया और ये जो धर्म संसद है ये भी इसी नेहज की और इसी तरीके पे थी। इसमें यह ऐलान किया गया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो इस पर जो है मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जमहूरी निज़ाम के तहत चलता है, संविधान के मातहत यहाँ की हुकूमतें, रियासतें और अवाम अमल करती है। और मैं दावे से कहता हूं कि भारत आज से 1000 साल तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। आप यूपी में बिना नक्शा पास कराए 1000 वर्ग फीट का घर बना सकेंगे। यही नहीं, आवेदन के 7 से 15 दिन में अगर विभागों से अनुमति नहीं मिलती है तो उसे स्वीकृत मान लिया जाएगा। योगी सरकार के भवन निर्माण के नियम में बदलावों से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी बिल्डिंग बायलॉज 2025 के तहत अब 1000 वर्ग फीट के अंदर बिना नक्शा पास कराए भी घर बनाया जा सकेगा। साथ ही एनओसी नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। योगी सरकार ने अब भवन निर्माण के लिए और भी आम लोगों को राहत दी है। इसके लिए 1000 वर्ग फीट के जो मकान बनाए जाएंगे उनमें नक्शा पास कराने की अनुमति नहीं ली जाएगी। यानी कि योगी सरकार ने जो नई नीति भवन निर्माण जो उपविधि है 2025 उसे लागू कर दिया है और उसके तहत जो एनओसी ली जाती थी, सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि एनओसी के लिए कोई भी निर्माण कराना है तो उसकी एनओसी के लिए 7 से 15 दिनों के भीतर अगर कोई आवेदन के बाद जवाब नहीं मिलता है तो वो एनओसी मान ली जाएगी, यानी कि वो एनओसी हो गई है।
तो उसके लिए अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि योगी सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए भवन निर्माण की नई नियमावली लागू कर दी है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आज गन्ना और चीनी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 5:45 पर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी और उस बैठक में गन्ना और चीनी विभाग के सभी अधिकारी मौजूद होंगे। इस दौरान सीएम योगी विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों में समीक्षा करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। नेपाली डेलीगेशन से लखनऊ में सीएम योगी की मुलाकात हुई है और नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत के सीएम कमल बहादुर शाह से मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने मुलाकात की है। तो कमल बहादुर शाह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। सीएम आवास पर लखनऊ में ये मुलाकात हुई। नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत के सीएम कमल बहादुर शाह से सीएम आवास पर यह भेंट हुई। नेपाली डेलीगेशन ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की और नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत के सीएम कमल बहादुर शाह से मुख्यमंत्री आवास पर यह भेंट हुई। लखनऊ में सीएम योगी ने पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि गाय के गोबर से बने पेंट का सरकारी भवनों में इस्तेमाल हो, जिसका मकसद प्राकृतिक पेंट निर्माण को बढ़ावा देना है। वहीं सीएम ने गरीब परिवारों को एक दुधारू गोवंश भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निराश्रित गोवंश संरक्षण केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है विभागीय अफसरों को कि जो गोवंश के गोबर से पेंट बनाई जाए और इस पेंट को सरकारी भवनों में इस्तेमाल किया जाए। यानी कि गोबर से, जो गाय के गोबर से पेंट बनाई जाएगी, उसका बाकायदा सरकारी भवनों में उससे पेंट की जाएगी। इसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं और इसके पीछे जो मंशा है वो सीधे तौर पर जो निराश्रित गोवंश संरक्षण केंद्र हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने की है। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको एक गाय भी वितरित की जाए। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और संभल के जामा मस्जिद केस में सुनवाई हुई है। एएसआई ने हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। मस्जिद कमेटी भी दाखिल करेगी अपना जवाब। 13 मई को मामले की अब अगली सुनवाई होगी। तो एएसआई ने हाईकोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है। संभल के जामा मस्जिद केस में सुनवाई हुई है। ये इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। एएसआई ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। मस्जिद कमेटी भी अपना जवाब दाखिल करेगी। पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम हमले के पीछे आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन की भूमिका सामने आई है और आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन के मुखिया ने मुश्ताक अहमद ने ग्राउंड वर्कर्स की मदद की थी। आतंकी मुश्ताक अहमद को कंधार हाईजैक की वारदात के बाद मसूद अजहर के साथ रिहा किया गया था। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वहीं जंगलों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। किया जा रहा है, बल्कि अब डिजिटल सर्विलेंस या वीडियो सर्विलेंस पे भी फोकस किया जा रहा है। जंगली इलाकों में जगह जगह पर सीसी कैमरास लगाए जाते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से सीसी कैमरास लगाए जा रहे हैं फॉरेस्ट एरियाज में, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के इर्द गिर्द, और ये सोलर सिस्टम पे चल रहे हैं। यानी 24/7 365 ये चलते रहेंगे। बिजली की कोई जरूरत नहीं रहती है और इनमें सिम कार्ड्स लगे हुए हैं और ये डायरेक्टली कनेक्ट किए गए हैं कंट्रोल रूम्स के साथ। जो पुलिस के कंट्रोल रूम है या जगह जगह पे आर्मी या सीआरपीएफ के भी कंट्रोल रूम है, उनके साथ ये कनेक्टेड है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कैमरास यहाँ पे नस्ब किए गए। इर्द गिर्द आप देख सकते हैं फॉरेस्ट एरिया है और जगह जगह पे इस तरीके के कैमरास लगाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, चाहे पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या आर्मी हो। उसके अलावा
डिजिटल सर्विलांस है उस पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ इस एरिया में क्या कुछ हो रहा है, कौन यहाँ चल रहा है, किसकी मूवमेंट हो रही है, उसको ट्रैक किया जा रहा है, खंगाली जा रही है, फिर बाद में फुटेज। इस वक्त हम पर भी नजर होगी कंट्रोल रूम में उन लोगों की जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। कैमरा बड़े बड़े लगे हैं, आधुनिक कैमरा। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पुंछ जिले के सूरनकोट में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया। आतंकियों के ठिकाने से आईईडी और वायरलेस सेट समेत भारी तादाद में गोला बारूद बरामद किए गए। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पूरे पाकिस्तान में खौफ है। जहां एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर एक बार पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया, तो वहीं भारत से पाकिस्तान तक रफेल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। दूसरी ओर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की गूंज अब यूएनएससी में भी सुनाई दे रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहलगाम आतंकी हमले पर अहम बैठक बुलाई है।